लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में जाना और काइंड्स ऑफ फंक्शन जो कि है ऑन टू, इन टू फंक्शन, वन वन, मैनी वन, ठीक है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन सब के बारे में जाना। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका यूज़ नहीं है आगे कुछ? अगर है तो कहाँ है? ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। और जो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, क्या इसमें इनका कुछ यूज़ है? इसके नॉलेज का कुछ यूज़ है? ये भी क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी माइंड में आने चाहिए आपके। और ये क्वेश्चंस क्यों आने चाहिए? क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो पिछला टॉपिक इस टॉपिक से रिलेट कैसे हो रहा है, ये तो क्वेश्चन आता ही है माइंड में। तो मेनली हमें सबसे पहले समझ लेना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या है। और जब ये दोनों टॉपिक समझ लेंगे तो पिछले टॉपिक से ये अपने आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मैपिंग्स वगैरह हमें दिखेगी, जो कनेक्शंस, जो रिलेशंस हमें दिखेंगे, हम अपने आप ही वो लास्ट जो टॉपिक है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये इनटू होता तो क्या होता, अगर ये ऑन टू होता तो क्या होता। ठीक है, तो अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, पता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब तक देखते नहीं है कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्लियर कुछ नहीं होता है। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है उनसे एक गुजारिश है कि जाके आई बटन पे क्लिक करके पहला लेक्चर ज़रूर देख लें। और जिन लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के रखा है, इन टाइप्स ऑफ फंक्शंस को अच्छे से पढ़ के रखा है, फंक्शंस की डेफिनेशन को अच्छे से देख रखा है, वो डायरेक्ट इस अगर लेक्चर पे आए हैं तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फंक्शंस में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसके जो डायग्राम्स है वो आपके माइंड में अच्छे से होने चाहिए। क्योंकि डायग्राम से ही हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम में हमें डेफिनेशंस वगैरह कुछ याद नहीं रहने वाली और उसके प्रॉपर्टीज़ तो और भी याद नहीं रहने वाले। ऑन टू, इन टू अगर आपने ऐसा मिक्स किया ना तो आपके माइंड में पूरा मिक्स ही हो जाएगा, वो एक मिक्सचर ही बनेगा। अगर आपको चाहिए कि हर एक चीज़ सेपरेटली माइंड में आ जाए तो हम इसीलिए डायग्राम्स लेते हैं। और इसलिए मैंने आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जो डायग्राम्स लिए हैं उसमें कलर्स डिफरेंट लिए हैं और थोड़ा सा वो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, इसलिए मैंने वो नोट्स वैसे बनाए हैं। नहीं देखा है तो एक बार देख लो कि मैंने कैसे लास्ट लेक्चर में डायग्राम्स बनाए हैं। ये देखो, तो ये जो डायग्राम्स हैं और ये जो मैंने पूरे कंसेप्ट को इस डायग्राम के थ्रू पढ़ा है, तो ये जो डायग्राम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये माइंड में बैठ जाते हैं और उस कंसेप्ट का जो पूरा समरी है या पूरा निचोड़ है वो उसमें छुप जाता है उस डायग्राम में, और वो माइंड के पीछे बस एक ही चीज़ चलती है, वो डायग्राम चलती है। और जब आप कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस आता है ना, देखो पहले ही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन दिखाती हूँ। ये डायग्राम देखते ही ना आपके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है। जो लास्ट डायग्राम्स आपने देखे थे वो सब माइंड में चलने लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में एग्जैक्टली होता क्या है और बोला क्या जाता है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। दवाई में डिफरेंट कॉम्पोजिशंस जो रहते हैं, बोलते हैं ना कॉम्पोजिशन, ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है ये इस दवाई का है। तो ये क्यों बोला जाता है, कॉम्पोजिशन क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ रेशियो में अरेंज्ड रहती है, ठीक है, वो मिक्स रहती है, अरेंज रहती है, मिक्सचर रहता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिक्सचर हुआ है, दो फंक्शंस का मिक्सचर हुआ है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्सचर आता है तो वहाँ पे आ जाता है ये कॉम्पोजिशन। तो नाम को कैसे कनेक्ट करना कंसेप्ट से वो सिखा रही हूँ। और याद कैसे आए वो कंसेप्ट, अचानक से अगर आपके सामने आ जाए, कोई बोल दे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे कि ये कॉम्पोजिशन क्या था। कॉम्पोजिशन का मतलब मैम ने बताया था कि ये मिक्सचर होता है दवाइयों से, ठीक है ना। दवाइयों में एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन रहता है केमिकल्स का, तो वही कॉम्पोजिशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले मैथ्स में। कैसे? ये भी मिक्सचर है, किसका? दो फंक्शंस का। अब दो फंक्शंस का मिक्सचर है तो दो फंक्शंस है क्या एग्जैक्टली? फंक्शंस तो एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, ए एक हमारे पास सेट है, बी एक हमारे पास सेट है और सी एक हमारे पास सेट है, और ए, बी और सी ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ए से बी पे जो फंक्शन है, ए से बी, तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है क्या। ठीक है, तो दो हमारे पास फंक्शंस है एफ और जी। एफ की जो वैल्यू है ए से बी तक जा रही है, बी से सी तक जा रही है, ठीक है, जी की, और जी सर्कल एफ ये कहाँ तक जाएगा? ए से लेके सी तक। यानी कोई भी फंक्शन ए से बी और दूसरा फंक्शन बी से सी है तो उसमें कनेक्टिंग लिंक क्या है? सेट बी। ठीक है, ए से बी, बी से सी, तो कनेक्टिंग लिंक हमारी बन गई बीच में सेट बी। और इसकी वजह से ये जो फंक्शन एफ और जी है, इनकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है? ये थर्ड फंक्शन क्रिएट हो रहा है।
और जो कि ए और सी के बीच में क्रिएट हो रहा है, एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, एक इनडायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ए और सी के बीच में, और वो कनेक्शन को कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, एक मिक्सचर होता है फंक्शंस का, ठीक है। और ए और सी को जो हमने कनेक्ट किया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जी सर्कल एफ बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, एफ पहले आता है, जी बाद में आता है। आप में से मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करोगे, इसे एफ सर्कल जी लिख दोगे, जबकि यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो है ये जी सर्कल एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है, देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जी सर्कल एफ बनाता है, और कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड एफ, एफ सर्कल जी बनाता है। आपको लगेगा ये क्या बड़ी बात है, कोई भी चीज़ आगे पीछे लिखो, लेकिन आगे पीछे लिखने से बात नहीं है, बात ये डायग्राम देख के समझो। पहला जो फंक्शन है वो एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, ठीक है। तो ऐसे केस में जी सर्कल एफ बन रहा है। अगर पहले मैंने एफ की जगह जी लिख दिया और जी की जगह एफ लिख दिया तो बात उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे एफ सर्कल जी आएगा। तो दैट मीन्स वेन एवर यू आर राइटिंग अ थर्ड, दैट मीन्स थर्ड कनेक्शन, थर्ड फंक्शन, इन दैट केस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो सीक्वेंस पलट रहा है, ठीक है। अब चलो इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने वाला है। ये डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस डायग्राम में एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है और ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या आखिरकार। सबसे पहले मैंने एक मशीन ली, ठीक है। उस मशीन में मैं रॉ मटेरियल्स डालती हूँ, वो रॉ मटेरियल्स में कुछ ना कुछ अपने से ऐड करती है मशीन, ठीक है, और एक आउटपुट देती है। इनपुट क्या डाला मैंने, कुछ रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में डाला, उसने अपना काम किया और एक आउटपुट दिया। तो आप देख सकते हो एक ब्राउन कलर का कुछ, ठीक है, इनपुट गया और बाहर आया कुछ ग्रे कलर का। तो ये जो है अंदर मैंने क्या डाला, एक्स डाला, मशीन के अंदर गया एक्स, काम किया उसने, और उस पर जो काम हुआ ना वो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। सीधे सीधे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फंक्शन क्या है, काम करना। आपको पूछे जाते ना क्वेश्चंस, स्टेट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बायो में पूछे जाते थे क्लास 10 तक। तो याद रखो कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना। तो एक्स पे काम किया किसने, फंक्शन एफ ने, और जब फंक्शन एफ ने एक्स पे काम किया तो एफ ऑफ एक्स बाहर आया, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर का बाहर आया ये एफ ऑफ एक्स है। मैंने क्या किया, ये एफ ऑफ एक्स को लिया, उठाया और डाल दिया दूसरे मशीन में, और ये जो दूसरी मशीन है इसका नाम है जी, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स चला गया जी वाले मशीन में, यानी जी वाले फंक्शन में। अब यहाँ पे उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, इनपुट हुआ, मशीन अपना काम कर रहा है, और वो एग्जैक्ट आउटपुट क्या देने वाला है, एग्जैक्ट आउटपुट तो देखो अब दोनों फंक्शंस का मिक्सचर होने वाला है अंदर जाके मशीन में। जी तो ऑलरेडी उसके अंदर, जी का जो अपना सामान वगैरह है वो मशीन के अंदर है, और यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स भी डाल दिया है। तो उसके साथ जो मिक्सचर बनेगा वो हमारा होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये सीक्वेंस कहाँ से निकाला, जी एफ, जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ, ये सीक्वेंस कहाँ से आया, ये सीक्वेंस ऐसे आया। पहले x गया, उस पर f ने काम किया, f ऑफ x बाहर आया, f ऑफ x को दूसरी मशीन में डाला जिसमें ऑलरेडी g था। अब f ऑफ x को दूसरी मशीन में डालोगे, उस पर g काम करेगा, तो लिखेगा नहीं जी, अपनी क्रेडिट्स नहीं लेगा, इसलिए जी ने अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए लिखा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ है, मैंने असली काम किया है। यहाँ पे x जो था वो अंदर गया, तो उसने f ने क्या लिखा कि मैं सुपीरियर हूँ, मैंने सारा काम किया है, तो f ऑफ x, और f ऑफ x जब अंदर गया इनपुट के फॉर्म में, तो जिसने काम किया उसने क्रेडिट लिया और उसने लिखा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो आपको अब तो समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ चीज़ें माइंड में रहेगी भी, ठीक है, रिटेन करेगी। अब ये जो सीक्वेंस है जी सर्कल f, ये यहाँ से आया, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपके रेफरेंस के लिए भी लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जी सर्कल एफ आया कहाँ से, यहाँ से आया जी सर्कल एफ। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, ये जो सीक्वेंस है ना ये पता लगाना इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे सीक्वेंस का थोड़ा ध्यान रखना इस पोर्शन में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ।
तो अब हम लोग देख लेते हैं ये डायग्राम, और ये डायग्राम सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये हर किसी के नोट्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देगा कि कौन डोमेन होता है, कौन रेंज होता है, क्या है एग्जैक्टली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इसमें भी डोमेन और रेंज के हिसाब से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है और इसका पता होना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक सेट है A, B और C। क्या बड़ी बात है, सब में तो उससे पहले वाले डायग्राम्स में तो वही था, लेकिन यहाँ पे हमें एलिमेंट्स की ओर ध्यान देना है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3, 3, 6, 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये मैप होके जा रहे हैं B के पास, A के एलिमेंट्स B के पास जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये जो चारों के चारों एलिमेंट्स हैं इन चारों को जाके अटैच हो जा रहे हैं, यानी इनके रिलेशन कैसा है, A का 3 के साथ है, B का 1 के साथ है, लेकिन 5 के साथ नहीं है। तो अब हमने क्या किया, मैंने ये एक सर्कल जो दिख रहा है ना अंदर, एक ग्रीनिश सा सर्कल दिख रहा है, तो ये वाला जो सर्कल है ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ध्यान अभी आपको सिर्फ A और B पे रखना है, C को नहीं देखना है। तो C वाले पार्ट को छुपा दो, ठीक है, ये इतने पार्ट को छुपा दो, सिर्फ आपका ध्यान इधर पे होना चाहिए, A और B और फंक्शन F पे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको दिख रहा है कि डोमेन कौन सा है, डोमेन F का डोमेन कौन सा दिख रहा है आपको, ये है F का डोमेन, ठीक है, और रेंज क्या है F का, तो ये जो ग्रीनिश सा पार्ट दिख रहा है ना सेंटर में, ये है हमारा रेंज किसका, F का। ठीक है, अब ये जो यहाँ से यहाँ मैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे अगर ये सारे एलिमेंट्स को मैंने x बोला तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x, ठीक है ना। तो इन एलिमेंट्स को मैंने x बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को x बोला, तो यहाँ पे सारे ये एलिमेंट्स क्या होंगे, f ऑफ x के फॉर्म में होंगे। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन भी की, और मैंने ये कहा ब्रैकेट में कि वो क्या है, रेंज ऑफ f है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, जितने एलिमेंट्स का रिलेशन होता है प्रीवियस वाले इमेजेस से, प्री इमेजेस से, तो बस उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब कोडोमेन, A और B में से कोडोमेन कौन सा होगा, पूरा का पूरा B ही कोडोमेन होगा। लेकिन बस प्रॉब्लम आपको कहाँ जा रही है, प्रॉब्लम जा रही है रेंज को सर्च करने में। कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि रेंज को कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कितने एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। तो ये 4 के साथ ही इनका चारों का रिलेशन है। 5 वाला जो एलिमेंट है वो किसी से रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टेकन 1 2 3 4 इन पर्टिकुलर रेंज का जो सेट है। ठीक है, तो रेंज में यही आते हैं। अब देख लेते हैं हम हमारा सेकेंड हाफ, जो कि है B और C के बीच का जो हमारा फंक्शन है। तो B और C का जो फंक्शन है उसको हमने नाम दिया है G, और जो मैपिंग हुई है सब एलिमेंट्स की वो भी हमको दिख रही है क्लियर कट। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 सबके सब मैप्ड है, किसके एलिमेंट्स से, C के एलिमेंट्स से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम इसमें रेंज जो है, अब रेंज किसका होने वाला है, ये तो देखो हमें पता है, इसे क्या बोलते हैं, f ऑफ x बोलते हैं। b वाले को हमने यहाँ पे f ऑफ x से डिनोट किया, जो हमारा ये जो रेंज बना अंदर, इसे f ऑफ x से डिनोट किया। अब यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो सामने जा रहे हैं, तो आगे जाके वो क्या बनाएंगे, g ऑफ f ऑफ x बनाएंगे। ये चीज़ कहाँ से देखी हमने, यहाँ से, ये जो दिख रहा है ना आपको g ऑफ f ऑफ x, ये कैसे बना, f ऑफ x अंदर आया मशीन में, उसने g ने उस पर एक्ट किया, उस पर फंक्शन किया, उस पर काम किया, और उसके बाद g ऑफ f ऑफ x बना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है हमें, g ऑफ f ऑफ x। लेकिन एक चीज़ नोटिस की क्या, ये 5 का जो रिलेशन है इसको लिया ही नहीं रेंज में। ये जो g सर्कल f है, g ऑफ f ऑफ x है, इसका जो रेंज लिया मैंने, उसमें मैंने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया, w को। 5 तो उससे भी कनेक्टेड है, उसको इसलिए कनेक्ट मैंने नहीं, उसको इसलिए मैंने रेंज में इसलिए नहीं लिया, क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे जो मैंने मटेरियल अंदर डाला मशीन में, वो ये है हमारा, उसका आउटपुट ये है। अब यही आउटपुट अगले वाले मशीन में जाएगा, ये कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए जो पहले से एलिमेंट्स हमारे चले आ रहे हैं, जो रिलेशन जो पहले वाले एलिमेंट्स के साथ है, हम उन्हीं को लेने वाले हैं। ABCD का रिलेशन सिर्फ 1 2 3 4 के साथ ही था, 5 वाले के साथ नहीं था। तो वो 5 वाला भले ही आगे मैप हुआ होगा, किसी के साथ उसका रिलेशन होगा, लेकिन हम उसको नहीं ले सकते रेंज में, क्योंकि G सर्कल F ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ द फंक्शंस। इस फंक्शन में तो इसका कोई काम ही नहीं था, अचानक से ये पिक्चर में आता है दूसरे फंक्शन में, तो ऐसा तो नहीं चलता, स्टार्टिंग से ही आना पड़ेगा। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। ठीक है,
अब बी और सी में से डोमेन और रेंज तो आपको पता चल गया। डोमेन क्या है, जी, ये जो बी सेट है ये पूरा हमारा डोमेन हुआ, और ये पूरा का पूरा सी सेट हमारा को डोमेन हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेंज जो है वो बदल गया। रेंज किसका होने वाला है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का रेंज होने वाला है। अभी यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो आया था, अब यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि दो फंक्शन लग चुके हैं अब तो नाम तो लेना ही पड़ेगा दोनों का। तो जी जो है वो सुपीरियर साबित हुआ क्योंकि उसने लास्ट में काम किया सारे जो रॉ मटेरियल पे, तो एफ ऑफ एक्स पे काम किया उसने, इसलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसीलिए हम जी सर्कल एफ लिखते हैं। तो ये देखो नीचे मैंने क्या लिखा, ए और सी, ये किस पूरे ए से लेके सी तक का ये जो पूरा रिलेशन है ये कैसे कनेक्टेड है, जी सर्कल एफ से कनेक्टेड है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पूरा इसको वेल लेबल डायग्राम है, इसमें कोई भी एक चीज़ मिसिंग नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि रेंज जो है एफ़ का, ये जो रेंज है, ये जो ग्रीनिश कलर का, ये सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ जी। जी का डोमेन कौन सा है, सबसे पहले बताओ। ये जो जी वाला फंक्शन है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका डोमेन कौन सा है, इसका डोमेन ये वाला है, ये जो स्काई ब्लू कलर का है सेट, ये पूरा का पूरा उसका डोमेन है, ठीक है। तो क्या है, ये दिख ही रहा है ना आपको कि जो पहला फंक्शन है एफ, ये किसका सबसेट है, इसका जो रेंज है ये किसका सबसेट है, ये इस पूरे बी सेट का सबसेट है, ठीक है ना। ये ग्रीनिश कलर दिख रहा है, ये सबसेट नहीं हुआ क्या, इसका दिख ही रहा है। तो बस इसका पूरे ग्रीनिश का जो पूरा ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं डोमेन ऑफ जी। तो बस उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है टर्म्स में। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस डायग्राम को माइंड में रखना है। ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये तो देख के ही पता चल रहा है डायग्राम से, तो इसलिए डायग्राम माइंड में रहेगा ना, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली माइंड में रहने ही वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक ये डायग्राम था। और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हमने किसके कंटेक्स्ट में पढ़ा, डोमेन और रेंज के कंटेक्स्ट में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आज सीखी है, ये चीज़ मैं लिख के नहीं बता सकती आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको इधर से ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा डायग्राम से ही। वो क्या है कि ये जो 5 है ये पहले से रिलेटेड नहीं था, ये बाद में पिक्चर में आया और ये W से इसका रिलेशन बना। लेकिन एक चीज़ बताओ कि जो पहले से प्रेजेंट नहीं है वो अभी इसका रिलेशन बन जाता है किसी से, तो क्या हम उसको मान सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने डायग्राम में देखी थी, x जो गया वो f के अंदर और उससे f ऑफ x निकला, और वो f ऑफ x गया दूसरी मशीन के अंदर। यानी जो पहले से चला आ रहा है वही यहाँ पे रह सकता है, यानी जो पहले से चला आ रहा है वही आगे तक बढ़ सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आया ना, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। मान लो कि यहाँ पे बाहर से धूल ऊपर से गिरने लगी, तो वो धूल है ना, वो हम यहाँ पे नहीं गिरने देंगे, हम इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो धूल है ये बाहर ही रह जाएगी, ये इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर नहीं जाएगी। ये जो ऑरेंज कलर का मिक्सचर दिख रहा है ना, इस मिक्सचर के अंदर वो धूल नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो धूल कुछ और नहीं है बल्कि जो एक्स्ट्रा के एलिमेंट्स हैं, जो नीचे एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहे हैं ये हैं, ठीक है। तो ये जो आपको अंदर एक लाइट कलर का जो ये सर्कल दिख रहा है, ये हमारा फाइनल क्या हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो रेंज है ना, अगर आपसे किसी ने पूछ ले क्या है ये रेंज, जी सर्कल एफ का रेंज क्या है, तो वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है डायग्राम के फॉर्म में। ये डायग्राम क्यों पढ़ा हमने, डायग्राम कंसेप्ट को समझने के लिए पढ़ा, लेकिन ये हर किसी के नोटबुक में क्यों होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए कि कभी भी एग्जाम के टाइम पे आप ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस ओपन करोगे, आपके माइंड से शायद ये वॉश आउट हो चुका होगा, तो वो चीज़ को एकदम से रिकॉल करना है, ये डायग्राम देखो बात ख़त्म। इसलिए मैंने बोला ये सब डायग्राम्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इसकी आप प्रिंट निकाल के रख लो मेरे नोट्स की, ठीक है। तो ये प्रिंट्स आप रेफ़र कर लेना, भले ये माइंड मैप की तरह काम करेगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ये डायग्राम, क्योंकि ये तो हमें टेक्निकलिटीज़ भी बता रही है, कंसेप्ट भी बता रहा है, और साथ में आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही है ना वो भी आप क्लियर कट दिख रही है। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। जिसको ये डायग्राम बना के रखना है, रफली बना के रख लो, या फिर मैं तो कहती हूँ प्रिंट निकाल लो, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, और ये टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी देखते हो तो वो चीज़ इतने अच्छे समझ नहीं आती है, लेकिन जैसे ही प्रूफ देख लेते हो या फिर लिख के एक बार देख लेते हो तो वो चीज़ बहुत माइंड में क्लियर हो जाती है।
तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस ये कम्यूटेटिव नहीं होता, तो ये आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे, आप प्रूफ मांगोगे ही। तो इससे अच्छा है RD शर्मा ओपन करो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पे जाओ, वहाँ पे जाके सारे प्रूफ्स देख लो। थ्योरम्स के फॉर्म में है ये प्रूफ्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो है ये थ्योरम्स के फॉर्म में है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ इसलिए लिख दी है ताकि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मीन्स कि F सर्कल G इज़ नॉट इक्वल्स टू G सर्कल F। ये तो मैंने आपको डायग्राम से ही बता दिया था, एक विजुअल प्रूफ ही हो गया था वो आपके लिए, कि G ऑफ F ऑफ X इज़ नॉट इक्वल्स टू F ऑफ G ऑफ X, ठीक है। तो फिर वो पूरा स्विच ही हो जाएगा, डायग्राम ही स्विच हो जाएगा दोनों केसेस में। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, सर्कल जो लगाते हैं हम F सर्कल G या फिर G सर्कल F, इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कॉम्पोजिशन में, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव हो सकता है, ठीक है। देख के ही पता चल रहा है कि F सर्कल G सर्कल H करेंगे या फिर G सर्कल H को ब्रैकेट में डाल देंगे, चलेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आपको प्रूफ चाहिए ही 100% प्रूफ करके बताओ, ठीक है, तो वो वैसा केस है तो जाओ RD शर्मा ओपन करो, पूरा क्लियर कट प्रूफ आपको दिख जाएगा सारों का, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो फिर ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये जेई का नहीं रहेगा, ये बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना डेप्थ में मैं यहाँ पे ले नहीं सकती। जेई वालों के लिए ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये एक बार आपको रीड करके रखना है, 2 बार 3 बार रीड करोगे आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी। लेकिन अगर चाहते हो कि मन को एक तसल्ली मिल जाए, प्रूफ दिख जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ पर आपको ये प्रूफ दिखेंगे। और NCERT में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये NCERT में पूछा गया है, ठीक है। तो ये RD शर्मा जाओ, सीधे RD शर्मा ओपन करो, सॉल्व वाले पार्ट में ही गिवन है, थ्योरम्स के फॉर्म में है, तो इनको जाके अच्छे से देख लो। मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ कि कभी भी 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस का कॉम्पोजिशन लोगे तो वो हमें बाइजेक्टिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो G सर्कल F जो मिलेगा वो क्या होगा? बाइजेक्शन ही होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। लेट F फ्रॉम A to B, देन F क्या है ये? I ऑफ A, ठीक है। F सर्कल I ऑफ A इज इक्वल्स टू I ऑफ B। तो ये I ऑफ A जो दिख रहा है ना, ये है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन में मैपिंग कैसे रहती है? A से A के लिए ही मैपिंग रहेगी। I ऑफ A लिखा है ना, तो A से A के लिए ही मैपिंग, यानी अपने ही एलिमेंट्स के साथ वो मैप हो जाता है, ठीक है। और I ऑफ B यानी वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ, B जो सेट है वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ मैप होगा, तो A से A, B से B ही रिलेशन रहेगा। तो ऐसे में अगर आप F सर्कल I ऑफ A ले रहे हो या फिर F सर्कल I ऑफ B ले रहे हो या फिर I ऑफ B सर्कल F ले रहे हो, सब केसेस में ये F ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी, तभी ये आपको समझ में आएगा कि है क्या ये, ठीक है। प्रूफ पूरा देखना पड़ेगा। मैं लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं ले रही हूँ। कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन इज़ द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कोई भी कंपोजिशन ले लो, आपको वहाँ पे फंक्शन इटसेल्फ ही मिलेगा। अब लेट F फ्रॉम A to B, G फ्रॉम B to A be 2 functions such that G circle F is equals to I of A, then F is injection and G is surjection, ठीक है। यहाँ पे I of B आया तो F जो है वो सर्जेक्शन बन गया, G हो गया इंजेक्शन। सर्जेक्शन इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन है 1-1 और सर्जेक्शन है ऑन 2, ठीक है। तो यहाँ पे G सर्कल F अगर वो I ऑफ A की इक्वल हुआ, यानी जो कॉम्पोजिशन है वो I ऑफ A की इक्वल हुआ। I ऑफ A मतलब क्या होता है? ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन जिसमें A से A के लिए ही मैपिंग होती है। तो अगर मैंने कॉम्पोजिशन लिया और मुझे A से A की ही मैपिंग दिख रही है, यानी घूम के वो A पे ही आ रहा है मैपिंग, तो ऐसे में F जो होगा वो इंजेक्शन होगा, यानी 1-1 होगा, और G होगा सर्जेक्शन, ठीक है। और अगर F सर्जेक्शन हुआ और G इंजेक्शन हुआ तो ये केस में क्या होने वाला है? इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो B से B की ही मैपिंग शो करेगा। तो ये जो चीज़ है इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, प्रूफ देख लो। प्रूफ यहाँ पे नहीं लेने का रीज़न आपको पता है, ठीक है। जेई में इंक्लूड नहीं हो रही ये प्रूफ्स, और ये चीज़ें बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इतना हाई-फाई रूल नहीं है कि आपको सब कुछ एकदम याद रहना ही चाहिए। एक आप बार बार देखते रहोगे ना इन नोट्स को, तो ये चीज़ें आपके माइंड में अपने आप ही बैठ जाएगी। वैसे में मैंने लिखा इस तरह से है कि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है।
तो रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ दिमाग में रिटेन करने में प्रॉब्लम जा रही है तो रिटेन करने का तरीका बता दिया मैंने, जाके डिटेल में प्रूफ देख लो। अब अगले पार्ट पे चलते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये है इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट देखेंगे, फिर इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन देखेंगे। एलिमेंट का इन्वर्स देखना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ के जो एलिमेंट्स रहते हैं ए के डोमेन के एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस बोलते हैं, और बी के जो एलिमेंट्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी है कि ए बिलोंग्स टू ए इज़ प्री इमेज ऑफ टू बिलोंग्स टू बी। ए जो है वो टू का प्री इमेज है, लेकिन टू जो है वो ए का इमेज हुआ, ठीक है। ये इसे इमेज बोलेंगे और इसे प्री इमेज बोलेंगे। बोलोगे तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। प्री इमेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम क्या बोल सकते हैं, ए जो है वो प्री इमेज है, या फिर हम बोल सकते हैं ए जो है टू का प्री इमेज है, या फिर ए जो है टू का इन्वर्स एलिमेंट है। ये क्या बात हुई, अभी तो प्री इमेज हमने उसको नाम दिया, तो हम उसको इन्वर्स कैसे बोल सकते हैं। इन्वर्स इसलिए क्योंकि मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, ए से बी की तरफ मैपिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ए से बी की तरफ मैपिंग तो हो रही है, लेकिन टू का जो प्री इमेज है हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि टू का इन्वर्स है, यानी टू का उल्टा वाला एलिमेंट कौन सा है, ए है। उल्टे से याद रखो, ठीक है। ये फ्लो जो है ए से बी की तरफ है, नदी जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन हम एलिमेंट को इन्वर्स कब बोलेंगे, जब नदी उल्टी बहेगी, ठीक है। तो टू से उल्टी बहाओ नदी को और बोलो ए जो है वो प्री इमेज है, या फिर ए जो है वो इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट है जो कि टू है, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ टू। बट फॉर सम एलिमेंट्स इन सम मैपिंग्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। 7 का इन्वर्स दिख रहा है क्या आपको, तो उसका क्या होगा फिर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैनी वन मैपिंग, इनटू मैपिंग, जो ये मैपिंग्स रहते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका प्री इमेज या फिर जिनका इन्वर्स वाला जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैनी वन मैपिंग में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जाके कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं हुआ मैनी वन, लेकिन मान लो अगर ई जो है वो 5 को लग जाता और डी तो है ही है, बी भी अगर 4 को जाके कनेक्ट हो जाता, तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे जो ऐसे रह जाते जिनको कोई कनेक्शन ही नहीं मिला, यानी जो ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, तो वो किसी के इमेज ही नहीं है। ऐसे भी एलिमेंट्स हैं। तो उस केस में अगर कोई एलिमेंट ऐसा बैठा है जो किसी का इमेज ही नहीं है, तो उसका प्री इमेज कहाँ से आएगा, और प्री इमेज नहीं आएगा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनटू वाली जो मैपिंग रहती है उसमें भी ये चीज़ नहीं रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैनी वन किसे बोलते हैं, इनटू किसे बोलते हैं, ऑन टू किसे बोलते हैं। ऑन टू किसको बोलते हैं, जिसके सारे के सारे कोर डोमेन के एलिमेंट्स इंगेज्ड हो किसी ना किसी प्रीवियस एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स अगर बाकी रह जाएं तो उसे बोलते हैं इनटू। यहाँ पे इनटू हुआ है, ठीक है, केस इनटू का है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स इंगेज नहीं है प्रीवियस वालों से। 7 खाली वेला बैठा है, ठीक है, तो उसका कोई प्रीवियस एलिमेंट है नहीं, जो प्री इमेज वो है नहीं, ठीक है। तो इन सच केस इट इज़ नॉट एन इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा उसके लिए। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स एलिमेंट बहुत अच्छा समझ लिया है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ लिया है इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन भी करके देखते हैं। यानी जो फ्लो हमारा ए से बी, एक्स से वाई की तरफ चल रहा था, अब हम उस फ्लो को चेंज करेंगे। पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें ध्यान दो, ये जो ए है और बी है ये नॉर्मल डोमेन को डोमेन एक फंक्शन में रहता है, ठीक है। डोमेन कौन सा रहता है, ए रहता है, बी रहता है को डोमेन, और एरो हमेशा किसकी ओर रहता है, ए से बी की तरफ। ये नॉर्मल जो लेफ़्ट से लेके राइट तक का फ्लो है वो फॉलो होता है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है एफ इनवर्स। अब ये एफ इनवर्स का साइन देख लो आप, ये साइन है, ठीक है। अब इसको एक चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि 1/f से। एफ
रेज टू द पावर -1 नहीं है, ये पावर नहीं है, इसको शो करने का तरीका है, इन्वर्स को शो करने का एक तरीका है, ठीक है। f रेज टू द पावर -1 नहीं है, याद रखना। अब यहाँ पे जो आपको नीचे साइन दिख रहा है इसे बोलते हैं f इन्वर्स का साइन, ठीक है। तो ये फंक्शन का इन्वर्स है, और इन्वर्स कैसे लिया गया है, उल्टा लिया गया है। नॉर्मल जो लेफ्ट से राइट का फ्लो है वैसा नहीं लिया गया है, राइट से लेफ्ट का फ्लो लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो b से लेके a तक का फ्लो लिया गया है। अब ये फ्लो की बात मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेन है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में यही तो चीज़ मेन है। ये फ्लो बदलेगा और सारे रूल्स बदलने लगते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, और वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंने देखो क्या लिखा है, इन इन्वर्स फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ बी आर एसोसिएटेड टू प्री इमेजेस ऑफ ए। अब होता क्या है इन्वर्स में, जो फ्लो बदला है तो फंक्शन का फ्लो बदलेगा, तो जो कोडोमेन के एलिमेंट्स थे, बी के जो एलिमेंट्स थे वो अब किससे रिलेट हो जाएंगे, ए के एलिमेंट से। तो एक चीज़ और बदलेगी, अब डोमेन कौन सा होगा, जहाँ से फ्लो शुरू हो रहा है वो डोमेन होगा। बी से फ्लो शुरू हो रहा है और ए की तरफ जा रहा है, तो बी होगा डोमेन और ए हो जाएगा कोडोमेन। तो ये हो गया ना इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वर्स का जो रूल है ना, फ्लो बदलने का रूल, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो देखो मैंने वही लिखा है कि बट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स में अराइज, दीज प्रॉब्लम्स आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स अराइज होगी और आपको पता भी चलेगा ये क्यों अराइज हो रही है, ठीक है। पहला डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारा इनटू मैपिंग का केस है। इसमें क्यों प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हम इसमें एफ इनवर्स क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। इनटू मैपिंग में क्या होता है, ऑनटू में क्या होता है, ऑनटू में जो रहते हैं सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स रहते हैं वो पूरे के पूरे कवर होते हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक एक्स्ट्रा नहीं छूटता। लेकिन इनटू में एक एक्स्ट्रा छूट सकता है, 2 एक्स्ट्रा छूट सकते हैं, 4 एक्स्ट्रा छूट सकते हैं। यहाँ तो मैंने मिनिमम 1 एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो बी का देखो, बी में 5 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो छूट गया है। अब मैंने अगर इसमें ऐसा ए से बी का जो नॉर्मल फंक्शन वाला है, मैं वहाँ पे इन्वर्स लगाऊँ, फंक्शन का इन्वर्स करूँ, तो क्या होगा, जितनी मैपिंग्स इधर से इधर जा रही थी अब वो पूरा का पूरा फ्लो बदलेगा, तो बी से ए की तरफ फ्लो करेगा और बी जो है वो डोमेन का काम करेगा। लेकिन कभी आपने सुना है कि डोमेन का कोई एलिमेंट ना भी लिए तो चलता है, या फिर डोमेन का कोई एलिमेंट खाली बैठा है, या फिर डोमेन का कोई एलिमेंट अनअटेंडेड पड़ा हो। ऐसा तो होता नहीं है। रूल है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सबको रिलेशन में रहना पड़ेगा, किसके, कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ, यानी अपने इमेजेस होनी चाहिए उनकी। लेकिन यहाँ पे बी जो है वो डोमेन का काम कर रहा है और वहाँ पे 5 जो है वो खाली बैठा है। तो ये जो है इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं है और हम इसको फ्लो को नहीं ले जा सकते पीछे की तरफ। तो ये जो है ये ऐसे केस में हमारा लगेगा नहीं मैपिंग, तो ऑन टू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो इन्वर्स मैपिंग है वो नहीं हो पाएगी, इन्वर्स फंक्शन है वो लग नहीं पाएगा, इनटू का केस नहीं चलेगा। सॉल्यूशन देखो क्या है इसका, मैपिंग एफ कांट बी इनटू, इट शुड बी ऑन टू, ये है सॉल्यूशन। इनटू नहीं लगेगा, ऑन टू होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो सकता है। इस डायग्राम पे ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा है मैनी वन मैपिंग। बहुत सारे एलिमेंट्स किसी एक को आके लग सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा डी और ई का 8 है इमेज, ए और सी का इमेज 4 है, यानी 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज है, नीचे भी 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज है, 3-4 एलिमेंट्स के भी सेम इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब हमने इसका इन्वर्स किया ना, तो क्या हुआ, फ्लो पूरा बदला। डोमेन कौन सा बन गया, बी हमारा डोमेन जैसा वर्क करने लगा। अब जब बी डोमेन बन गया है और ए को डोमेन बन गया है, क्योंकि फंक्शन पूरा पीछे की तरफ घूम गया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डोमेन में जो 4 है उसके 2 इमेज निकल रहे हैं, 8 है उसके 2 इमेज निकल रहे हैं। कभी आपने सुना है फंक्शन में कि डोमेन में जो एलिमेंट है उनके 2 इमेज निकले? हमने हमेशा, मैंने जैसे कि लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें मैंने डॉग्स का एग्जांपल दिया था कि वो बहुत लॉयल होते हैं और वो डोमेन में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने ही मालिक के पास जाते हैं। हाँ, एक मालिक के पास 2 डॉग्स हो सकते हैं जो कि मालिक हैं, वो कहाँ पे रहते हैं,
कोडोमेन में, तो एक मालिक के पास 2 या 3 डॉग्स हो सकते हैं, लेकिन डॉग के पास सिर्फ एक ही मालिक होता है। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, यानी डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, वो किसी भी रैंडम इंसान के पास नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे जो है डोमेन बदल गया है, अब बी वाला जो है वो डोमेन है, ठीक है। तो बी वाला जो है अब वो डॉग्स का केस लगेगा यहाँ पे। ये बी में जो एलिमेंट्स है ना वो डॉग्स हैं। अब वो क्या दिख रहा है कि 4 जो है वो ए और सी दोनों के पास जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक फंक्शन में रूल रहता है कि डोमेन के एलिमेंट्स कभी भी 2 या 3 इमेजेस नहीं बना सकते। हाँ, प्री इमेजेस हो सकते हैं, एलिमेंट्स के जो प्री इमेज रहते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इमेजेस नहीं बन सकती 2 या 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के 2 इमेज बन रहे हैं, ए और सी, 8 के डी और एफ हो गया, डी और ई हो गया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि एफ कांट बी मैनी वन, वो मैनी वन तो नहीं हो सकता, पर उसको 1-1 कर सकते हैं हम। अगर वो 1-1 रहे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, ऐसे 2 या 3 एक को आके लगेंगे भी नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। ये जो डी और ई है ये एक को आके कन्वर्ज होके लग रहे थे 8 को, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जा रही थी। ये जैसे उल्टा हो रहा था तो पूरा गलत हो जा रहा था, क्योंकि डोमेन के जो एक एलिमेंट है वो दो इमेजेस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि इट शुड बी 1-1, दैट्स इट। ये हो ही नहीं सकता ये, ठीक है, मैनी वन हो ही नहीं सकता। अब मैपिंग अगर मैनी वन नहीं हो सकती, मैपिंग अगर इनटू नहीं हो सकती, तो मैपिंग हो क्या सकती है? मैपिंग ऑन टू हो सकती है और 1-1 हो सकती है। मैपिंग अगर ऑन टू हो सकती है और 1-1 हो सकती है तो मैपिंग बाइजेक्टिव हो सकती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की, ठीक है, ऑन टू और 1-1 मिला के बाइजेक्टिव। तो ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आप सबको कि जो इन्वर्स मैपिंग है वो ऑन टू हो सकती है, 1-1 हो सकती है, इसलिए वो बाइजेक्टिव हो सकती है। बस अब डेफिनेशन पे जाना है। ये जो डेफिनेशन है बॉक्स, ये हम कंक्लूजन निकाले हैं। इतने देर तक अभी जो हमने समझा ना इन्वर्स को, इन्वर्स में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले, बस उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से हमने एक कंक्लूजन भी निकाला कि ये बाइजेक्टिव होता है। तो उसको अब फ्रेम करेंगे हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड देखते हैं। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए बाइजेक्शन। पहले ही सेंटेंस में मैंने एक बात ख़त्म कर दी कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्शन लेते हैं। क्यों? 1-1 और ऑन टू लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी। अगर हम 1-1 लेते हैं तो हमें ये जो कन्वर्ज होने वाला प्रॉब्लम है ना, ये जो उल्टा हो रहा है और एक ही एलिमेंट के 2 इमेज निकल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और 1-1 लेते हैं तो और ऑन टू लेते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो 2 प्रॉब्लम्स है ना ये अराइज नहीं होगी, और इसकी वजह से हमारा बहुत इजीली इन्वर्स वाला जो फंक्शन है वो कंडक्ट किया जा सकता है, वो पूरा फ्लो बदला जा सकता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि बाइजेक्शन होगा। अब बाइजेक्शन होगा तो वो 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अब फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, फ्लो बदला। और फ्लो बदलने से क्या हुआ? विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b टू ये यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। इससे पहले क्या हो रहा था? a का जो x था वो y के एलिमेंट से, यानी b के एलिमेंट y से जाके कन्वर्ज हो रहा था। अभी उल्टा हो गया है, अब y बिलोंग्स टू b इज़ मूविंग टूवर्ड्स x बिलोंग्स टू a, ठीक है। यानी जितने भी एलिमेंट्स है b के वो x किसको लिए? जितने भी एलिमेंट्स है a के, उन पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो सच दैट जो हम अब तक क्या बोल रहे थे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोल रहे थे, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स आ रहे थे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोल रहे थे। अब उल्टा हो गया, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, और ये कहाँ दिखेगा? ये हमें किधर दिखने वाला है? जो a रहेगा उसमें दिखेगा, ठीक है। such that x is equals to f inverse y is called inverse of f, that is f of x equals to y जो है वो क्या इम्प्लाई कर रहा है हमें? x equals to f inverse y, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको इधर पे दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पे शो होने वाला है। ये देखो पहला डायग्राम है, इसमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमें यहाँ मिल रहा था, ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोल सकती हूँ? x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। तो मैंने क्या किया, जब a से b में गई तो मुझे y इक्वल्स टू एफ एक्स मिला। कहाँ? b में मिला।
लेकिन मैं बी से ए में गई तो मैं बोल सकती हूँ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ इनवर्स वाई की इक्वल है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको बहुत डायग्राम्स में आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, ये डायग्राम माइंड में रखना है। और ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैंने इनटू ले लिया तो ये केस नहीं लगने वाला, और अगर मैंने मैनी वन ले लिया तो ये इन्वर्स वाला केस, इन्वर्स फंक्शन का केस नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ये नहीं है। तो इनके सॉल्यूशन भी मैंने निकाले थे, इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी निकाले थे, 1 और ऑन 2। उनका बाइजेक्टिव होता है, बस एक डेफिनेशन फ्रेम हो गई कि इन्वर्स होता क्या है। इतना इजी है इन्वर्स फंक्शन, और इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, यानी आपका पूरा इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट एक डायग्राम से ही कंप्लीट हो जाता है। वो पहला वाला जो डायग्राम था उससे ही कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको लाइक तो करना ही है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना है अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है। अगर आपको कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देने हैं तो भी आप कमेंट में बोल सकते हो। टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है और टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है, चैनल से ही आपको दिखेगा, मेरा एक ग्रुप भी है। उस ग्रुप में आके एक मेंबर बन जाओ और रेगुलर क्वेश्चंस आप पूछते रहोगे, मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। ठीक है, और साथ में ये जो आपको सेकंड लिंक दिख रही है, ये है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो मेरे साथ, वहाँ पे आके जुड़ जाओ। और डाउट्स तो मैं आपकी क्लियर कर ही दूंगी वैसे भी, लेकिन वहाँ पे जो अपडेट्स हैं, रेगुलर अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा। अगर जेई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, या फिर कुछ अगर मैं डिफरेंट वीडियोस रहते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस रहते हैं, जो रील्स रहते हैं, वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथमेटिक्स अनलीश्ड, so that you can get the most useful and beneficial content for your JEE preparation। और साथ ही साथ अगर आज के लेक्चर के नोट्स के लिंक्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, और प्रीवियस और नेक्स्ट लेक्चर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड हैं। साथ ही साथ कार्ड्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिए। अगर आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपके अंदर चेंजेस आने लगे हैं, आप इंटरेस्टिंग फील करने लगोगे मैथ्स को पढ़ने में, और साथ में आपके जो कंसेप्ट्स है वो इतने क्रिस्टल क्लियर होंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आएगा तो आप उसको 100% सॉल्व कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी तो आना चाहिए। उसके लिए लेट्स सॉल्व वाली जो सीरीज़ है हमारी, जहाँ पे हम लोग PYQ सॉल्व करते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, टाइम कैसे बचाते हैं, और मिनिमम जो एरर्स के साथ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ताकि हमारा परफेक्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर पाए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा सा ब्रेक लेके आओ और नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यहीं पे लिंक अटैच हो रही है। आप आके सीधे उस लिंक पे क्लिक करना और प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो पे आप पहुँच जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो वो दोनों चीज़ें आपको अगर देखनी है तो नेक्स्ट लिंक पे तो क्लिक करना ही पड़ेगा।